आज में सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में पोलियो वायरस बेकाबू हो गया। पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। जिला जंग की 2.5 साल बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। रवां साल डिवीजन भर में पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद 4। जंग में उम्मे रुमान बस्ती माहौल की रिहायशी हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी ने भी बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। इससे कबल जिला फैसलाबाद के रिहायशी 3 बच्चों में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद डिवीजन में पोलियो वायरस बेकाबू हो गया। रवां बरस की अगर बात की जाए तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि ये पोलियो वायरस का चौथा केस है और 4 जिंदगियों को उम्र भर के लिए मासूर बना दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत सारे दावे किए जाते हैं, बहुत सारी इस हवाले से इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाती है ताकि पोलियो वायरस पर काबू पाया जाए, लेकिन महकमे सेहत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कौन जिम्मेदार है? 4 बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दिया गया। फैसलाबाद डिवीजन में पोलियो वायरस बेकाबू हो गया। पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। जिला जंग की 2.5 साल मासूम बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल डिवीजन भर की अगर बात की जाए तो पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद 4 हो गई। जंग की उम्मे रुमान बस्ती माहौल की रिहायशी है। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, क्या मालूमात मिली, क्यों ये बच्ची को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए? जी बिल्कुल, महकमा सेहत जंग की गफलत के बायस 2.5 साल बच्ची पोलियो वायरस का शिकार हो गई है और इस बात की तस्दीक महकमा सेहत जंग के CEO डॉक्टर महबूब कुरैशी ने की है। डॉक्टर महबूब कुरैशी का ये कहना है कि 2.5 साल बच्ची उम्मे रुमान जो है वो जंग में यूनियन काउंसिल 52 के इलाके बस्ती मोहल की रिहायशी है। इसके टेस्ट करवाए गए और टेस्ट आने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में उम्मे रुमान में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। 3041 उम्मे रुमान के घर पहुंचा। इसके वालिदैन खौफ का शिकार थे और उन्होंने बच्ची को भी जो है वो कैमरे पर लाने से इनकार कर दिया है। वो बात करने से भी इनकारी रहे। वो उनका कहना था कि कहीं ये ना हो कि उसकी बच्ची जो है वो मुसीबत में घिर जाए, उसको माजी में जो मुस्तकबिल में जो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो हम बच्ची के वालिदैन का ये कहना था कि बच्ची को कतरे नहीं पिलाए गए और उसको हिफाजती टीके भी नहीं लगाए गए, लेकिन बच्ची बाज़ाहिर जो है वो तंदुरुस्त है। बच्ची के वालिदैन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पोलियो टीमों ने उनको मजबूर किया है कि वो इस बात को लिख कर दें कि बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए गए, लेकिन उनका ये कहना है कि ना तो उनके पास टीमें पहुंची और ना ही बच्ची को हिफाजती टीके लगाए गए। तो हम जैसे ही अब पोलियो वायरस की तस्दीक की रिपोर्ट सामने आई है, महकमा सेहत जंग की दौड़ें लग चुकी हैं। यहाँ पर टीमें जो है वो बस्ती माहौल में अब पहुंच चुकी हैं और इस हवाले से महकमा सेहत जंग के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया कि किसकी गफलत के बायस ये बच्ची में पोलियो वायरस आया। तहम जो माजी में भी देखा गया है कि जंग के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर भी शिकायत सामने आई थी कि पोलियो टीमें वहाँ पर नहीं पहुँची थी, जिसमें कोट चाकर और माछीवाल काबिल जिक्र इलाके हैं। तहम ये शहर का करीबी इलाका है, तकरीबन 15 किलोमीटर दूर ये इलाका है और यहाँ पर भी पोलियो जो वायरस का केस सामने आया है। इससे जो है वो शहर में भी खौफ की फिजा पैदा हो गई है, जिस पर शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत पंजाब इस सूरत हाल का नोटिस ले। अगर इस बच्ची में वाकई ही पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है तो पोलियो टीमों की कारकर्दगी का भी जायजा लेना होगा और पूरे इन तमाम तर इलाकों में सर्वे भी करवाना होगा। तहम महकमा सेहत जंग के मुताबिक अभी जो पोलियो मुहिम जारी है, इस पोलियो मुहिम में 5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जी मुबशिर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद डिवीजन में पोलियो वायरस बेकाबू है। पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। जिला जंग की 2.5 साल बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल डिवीजन भर में अगर बात की जाए तो पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद 4 हुई। जंग में उम्मे रुमान बस्ती माहौल की रिहायशी हैं। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी ने भी बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। इससे कबल जिला फैसलाबाद के रिहायशी 3 बच्चों में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। रवां बरस ये चौथा केस रूनुमा हुआ है। फैसलाबाद डिवीजन में पोलियो वायरस बेकाबू है। बहुत सारी कैंपेन्स अनाउंस की जाती हैं महकमे सेहत की जानिब से कि पोलियो इंसदादे पोलियो मुहिम के तहत पोलियो वायरस के खात्मे के लिए काम करें। न जाने ये कैसी कैंपेन्स होती हैं जहां पर बच्चों को पोलियो के कतरे ही नहीं पिलाए जाते। ये मासूम बच्ची है जिसको उम्र भर के लिए मासूर कर दिया गया। 2.5 साल बच्ची है, सारी जिंदगी अब इसको दूसरों की मोहताजी पे गुजारना पड़नी है, दूसरों को इसको सहारा देना पड़ेगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कोई ना कोई आखिर जिम्मेदार तो है, महकमा सेहत ही इसका जिम्मेदार है। इसी पर इससे पहले भी बहुत बार एहतजाज भी किया गया। जो दूर दराज के इलाके हैं वहां तक अनाउंसमेंट की जाती है, दावे किए जाते हैं कि वहां तक टीमें जाती हैं, लेकिन टीमें जाती नहीं। रवां साल ये डिवीजन भर की अगर बात कीजिए 2020 की बात कर रहे हैं जिसमें ये चौथा केस है और सिर्फ चौथा केस भी फैसलाबाद डिवीजन में है
اور انتہائی افسوسناک یہ عمل ہے، اور اس عمل کے حوالے سے مزید آپ کو یہ بتائیں کہ یہ غفلت تو ہے، یہ غیر ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ فیصل آباد ڈویژن میں پولیو وائرس بے قابو ہو چکا ہے۔ حکومتی لیول پہ وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، اور بلکہ انٹرنیشنلی بھی اس اہم معاملے کے حوالے سے بہت ساری پیش رفت ہوتی ہے کہ پولیو کا خاتمہ کرنا ہے۔ اسی پر بات کریں گے ڈاکٹر امان اللہ، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈویژن فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر امان اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ڈاکٹر صاحب، اس سال میں یہ چوتھا کیس ہے، 4 معصوم بچوں کی زندگیوں کو آپ نے عمر بھر کے لیے معذور بنا دیا۔ محکمہ صحت کی کون ذمہ دار ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کوئی نہیں نیگلیجنس سامنے آ رہی۔ ہم اس کو فردر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ ایکچولی یہ کہ اس بچی کا نام ہے ام رومان، تو یہ جنگ سٹی میں تھی۔ اس کی ٹی ایچ یو ہاسپٹل جنگ جو تھا ہاسپٹل، اس میں اس کی ویکسینیشن، BCG سکار، وہ ساری چیزیں اس کی موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی کچھ گھر کا مسئلہ بنا تو ان کی سپریشن ہو گئی میاں بیوی کی۔ تو بچی جو تھی نا وہ پہلے ہی کمزور تھی، اس کی 30 مانتھ ایج ہے، تو یہ بیسیکلی نیگلیکٹڈ بچی تھی، امیونو ڈیفیشنسی کمزور بچی تھی۔ وہاں سے یہ آ گئی ایجس کی، دوبارہ اس کی ماں کی شادی ہوگی بجلانا میں۔ اب بجلانا میں ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ بھی جاتی رہی ہیں، کریش پروگرام میں بھی اس کی پولیو کی ویکسینیشن ہوئی ہے۔ اس کی ماں کی پوری سٹیٹمنٹ دائیں بائیں سے ہم نے پتہ کروایا، بچی کو ویکسین جو ہے وہ قطرے اس کو پلائے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ہفتہ پہلے اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ بچی کی پیدائش جو ہاسپٹل کا آپ نے ذکر کیا، کیا اس کا ریکارڈ ہے آپ کے پاس؟ ہاسپٹل میں ریکارڈ اس کا موجود ہے، کارڈ ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک گھر چھوڑ کے اس کی ماں دوسرے گھر چلی گئی تھی، اور دوسرا بھی ایک گاؤں کے لوگ جو ہیں ان سے کارڈ لینا، کارڈ سنبھال کے سر وہ تو گاؤں کے لوگ ہیں، میں ہوتا ہے۔ ہاسپٹل کے ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں، کچھ زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا، 2.5 سال بچی کی عمر ہے، تو کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوا کہ ریکارڈ، اگر ان کے پاس کارڈ، آپ کے پاس، ہاسپٹل کے پاس، محکمہ صحت کے پاس اس بچی کا ریکارڈ ہے، کیونکہ جب پولیو ویکسینیشن ہوتی ہے ریکارڈ تو ہوتا ہے۔ نہیں، ہمارے پاس تو ریکارڈ ہے، ان کے پاس کارڈ نہیں، ہاسپٹل میں ریکارڈ موجود ہے۔ ہماری جو ٹیمیں جاتی رہی ہیں، جو ویکسینیٹر جاتا رہا ہے، اس کے پاس ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، اس کی پولیو کی ویکسینیشن ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ویکسین ڈیرائیوڈ وائرس ہے، تو یہ وائلڈ نہیں ہے۔ وائلڈ میں تو یہ ہوتا ہے کہ بچی کو کوئی پولیو یا کوئی ویکسینیشن اس کی ہوئی نہیں، لیکن اس کی جو ٹائپ 2 تو آپ سر یہ کہہ رہے ہیں، امان اللہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کی ویکسینیشن ہوئی ہے، اگر اس سال کی بات کی جائے یہ چوتھا کیس ہے، پہلے 3 کیسز کی کیا آپ محکمہ صحت نے ہی اس کو، جس طرح اس بچی کو بھی تصدیق ہوئی کہ اس کو پولیو وائرس ہے، اور جو پہلے 3 کیسز ہیں فیصل آباد سے رپورٹ ہوئے، ان کے حوالے سے بھی کہیے، ان کا کیا آپ نے کہا تحقیقات ہوں گی، کیا عمل ہوا ان تحقیقات کا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ جو سر سوال اس کیا، سال تھوڑا سا جی اس سال میں یہ چوتھا کیس ہے، اس سے پہلے اس سال ہی میں فیصل آباد میں 3 کیسز رپورٹ ہوئے، ان کے حوالے سے بھی کہا گیا تحقیقات ہوں گی، لیکن یہ وائرس پر قابو اب نہیں پایا جا رہا، اب کون سی کیمپین چلاتے ہیں؟ نہیں، پولیو دیکھیں، ایک ہوتی ہے پولیو وائلڈ وائرس، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ویکسینیشن ان کی ہوئی نہیں، یہ ٹائپ 2 وائرس ہے۔ اب اس میں ویکسینیشن کی ہمارے پاس تو یہی پیرامیٹر ہے نا کہ ہمارا ویکسینیٹر یا ہماری ٹیم جائے اور وہاں جا کے پولیو کی ویکسینیشن۔ سر آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2 ہو، جس طرح آپ نے ٹائپ 2 کا ذکر کیا، بڑی اہم بات ہے، یہ تو آپ ناکامی کا اظہار کریں گے، ہمارے پاس تو کوئی حل نہیں، اگر پولیو کی یہ ٹائپ 2 کے جس طرح آپ خود ہی کہہ رہے ہیں، تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس علاج ہی نہیں ہے اس کا، اور آپ دعوے کرتے ہیں کہ پولیو کو ختم کرنا پاکستان سے۔ دیکھیں نا، پولیو کی ویکسینیشن تو ہوئی ہے نا، اس کی پولیو کی ویکسینیشن ہوئی ہے، دائیں بائیں اس کے گھر جو ہیں ادھر بھی ہوئی ہے۔ اب اس میں یہ تھا کہ ایک ویکسین پولیو کی ہم نے اس کو دے دی، اب اس کی باڈی ریئیکشن اور اس کی باڈی بلڈ اور امیونو ڈیفیشنسی، وہ ساری چیزیں بھی تو ساتھ کاؤنٹ کرتی ہے نا۔ یہ سنگل ایک ویکسین جو ہے وہ 100% تو کور نہیں کرتی۔ بعض بات یہ ہوتا ہے کہ ویکسین ہم نے بچے کو دے دی، اس کے اندر اس کو کوئی اندر کوئی سسٹم چل رہا تھا، ویکسین اینٹیجن اینٹی باڈی ریئیکشن ہوا، بچی کمزور تھی، اوپر سے وائرس، یہ فیکٹر ہوتے ہیں۔ ہم نے فیلڈ کا دیکھنا ہے کہ ہماری وقت کی قلت کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید بھی آپ کا موقف لیں گے۔ ڈاکٹر امان اللہ، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈویژن فیصل آباد، اس حوالے سے اپنا موقف دے رہے تھے۔ لاک ڈاؤن کے دوران ابراہیم فائبر مل نے ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کیا، فیکٹری مالکان نے 3800 ملازمین کو بے روزگار کر دیا۔ فیصل آباد بلال روڈ پر برطرف فیکٹری ملازمین سراپا احتجاج، مظاہرین اہل خانہ کے ہمراہ تاحال سڑکوں پر آ گئے۔
مظاہرین کے احتجاج نے دھرنے کی شکل اختیار کر لی۔ آپ کو اس سے پہلے بھی اپڈیٹ کیا، کرونا لاک ڈاؤن کے دوران ابراہیم فائبر مل نے ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کر دیا۔ جب نوکریوں سے فارغ کیا گیا تو تب یہ کہا گیا تھا کہ جیسے ہی کرونا کے بعد حالات بہتر ہوں گے تو آپ کو دوبارہ بلایا جائے گا، لیکن بلایا نہیں گیا۔ اس وجہ سے آج یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ ذوالقرنین طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالقرنین، تقریباً 4 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، کیا کسی نے ان سے مذاکرات کیے؟ جی بالکل تاحال کسی نے مذاکرات نہیں کیے۔ صبح کے اوقات میں جب یہ لوگ یہاں پر پہنچے تھے، ہم لوگ بھی یہاں پر موجود تھے، تب جو ہے وہ اے سی سٹی یہاں پر آئے تھے۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں، لیکن یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کسی نے بھی ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ صرف اور صرف ان کو جو ہے وہ اس بات پہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ سڑک کھول دیں، ٹریفک کے لیے روڈ جو ہے وہ کلیئر کر دیں۔ اب جو ہے وہ کچھ حد تک روڈز بھی کلیئر کر دیے گئے ہیں، اور گرمی اور پیاس کے مارے ستائے ہوئے یہ لوگ جو ہیں، مظاہرین جو ہیں، وہ کتنے گھنٹے تک برداشت کر سکتے ہیں، کتنے گھنٹے تک جو ہے وہ لگاتار سڑک پر دھوپ اور گرمی میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ان سے تاحال کسی نے بھی مذاکرات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو مل آنر ہیں وہ اگر موقع پر آتے ہیں اور ان کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آپ کی نوکریاں جو ہیں وہ بحال کر دی جائیں گی، تو پھر جو ہے وہ دھرنا جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دھرنا ختم کرنے کا کوئی دوسرا راستہ جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور ان کی حالت بھی قابل رحم ہے۔ ننے ان کے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کی خواتین ہیں جو سڑکوں پر موجود ہیں۔ 3800 کے قریب اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ ورکرز کو بے روزگار کر دیا گیا، اور ان کی فیملیز کا کیا ہوگا یہ ایک پل بھی نہیں سوچا گیا۔ مظاہرین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا اب کیا صورتحال ہے؟ ابھی تک تو کوئی صورتحال نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو نہ ابھی تک بتا رہے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ ہم جہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارا فیصلہ نہیں ہو جاتا، ہمارا دھرنا جو ہے وہ اسی طرح کامیاب رہے گا۔ جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا دھرنا جاری رکھیں گے۔ ایک چھوٹی بچی موجود ہے، اس سے بات کروں گا کہ وہ اتنی گرمی کی شدت میں یہاں پر موجود ہے، کیا کہتی ہے۔ بیٹا مجھے یہ بتاؤ، کیوں آپ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہو؟ میرے پاپا کی نوکری گئی ہے، اس لیے آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے پاپا کی نوکری بحال کی جائے۔ بچی کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بابا کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اور یہ اس لیے یہاں پر موجود ہے، اور اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کے بابا کو جو ہے وہ نوکری پر بحال کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب سے جو ہے وہ انہوں نے ایک پلے کارڈ اٹھا رکھا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب ہمیں انصاف دلانے میں مدد کریں، لیکن یہ کس حد تک مدد کرتے ہیں، ان کی بات کس حد تک جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچتی ہے، یہ تو ابھی دیکھنا باقی ہے۔ کچھ خواتین بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کیا مشکلات ہیں اور کیا کہتی ہیں؟ میرا میاں سی کام کردا سیگا، انہیں نا 5 مہینਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਛਡਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਖ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਤ ਵਡੇਰੇ ਆ, ਕੰਮ نہیں کر سکتے۔ 5 مہینے ہو گئے۔ یہاں پر جو ہے وہ الفاظ میرا خیال ہے لفظوں سے اس کرب کی عکاسی کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا جو ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے بات کرتے ہوئے جو ہیں وہ آنسو نکل رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 5 ماہ سے بے روزگاری کی وجہ سے مجبور ہو کر سڑکوں پر آ چکے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ کسی نے مذاکرات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے جو مل آنرز ہیں وہ اے سی والے ٹھنڈے کمروں میں موجود ہیں، اور 3800 نوکریوں کے پیچھے کتنے ہزار لوگ ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ ان کے جو لوگ ہیں ان کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا۔ کچھ اور خواتین بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ میری بہن مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اور مطالبات کیا ہیں؟ ਬਾਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਫਾਈਬਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ طاہر مزید بھی آپ سے معلومات لیتے رہیں گے، شکریہ بھی آپ کا۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایگزامینیشن سسٹم کے احتجاج گریڈنگ پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع کونسل چوک میں احتجاج بھی کیا گیا۔ مظاہرین طلبہ کے مطابق گزشتہ سال A+ گریڈ حاصل کرنے والے طلبہ کو بغیر امتحانات C اور D گریڈ بھی دے دیے گئے۔
आपको एक और खबर के हवाले से अपडेट करेंगे। फैसलाबाद में ए और ओ लेवल क्लासेस के तलबा का कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। इसी पर जहांगीर अशरफ से बात करेंगे। जहांगीर, ये क्या मामला सारा? फैसलाबाद में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम के खिलाफ जिला कौंसिल चौक में तलबा और तालबात एहतजाज कर रहे हैं और उनकी डिमांड है कि उनको जो ग्रेड दिए गए हैं वो उनके बिल्कुल बिला जवाब दिए गए हैं। गुज़श्ता सालों में उन्होंने ए और ए प्लस ग्रेड हासिल किए थे, लेकिन अभी उनको सी और डी ग्रेड तक भी दिए गए हैं। इस हवाले से स्टूडेंट जो हैं उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं आज इस एहतजाज के हवाले से। और ये डिमांड की जा रही है कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जाम सिस्टम जो है वो दोबारा उनकी ग्रेडिंग करे, क्योंकि बगैर इम्तिहान कोविड में जो उनको ग्रेड दिए गए हैं वो उसको मानने से इनकारी है। स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। आप बताएं क्या कहती हैं, क्या नाइंसाफी है और ग्रेडिंग के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? सबसे पहले तो ये हमारे ग्रेड्स को आप लोगों ने बिजनेस समझा गया है, ठीक है, ना एग्जाम्स है ना कुछ, इसलिए हर बच्चे को ए स्टार बच्चे को भी आपने वैसे ही ट्रीट करना था और जिस तरह का आपने सीडी के बच्चों के साथ करना था। तो हम चाहते हैं कि सीआईज को हमें एविडेंस दें कि जिस एविडेंस पे उन्होंने हमें सीडीज दी हैं, ठीक है, और दूसरी बात ये हमारे साथ फेयरली ट्रीट करें, ठीक है। वी वांट जस्टिस, दैट्स इट। जी बिल्कुल, तलबा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और उनके वालिदैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। बताइएगा कि बच्चों के ग्रेड जो हैं उससे वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे जो बच्चे हैं, वालिदैन क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, मेरा नाम हमजा खालिद है, मैं सिटी सदर हूँ अंजुमन ताजरान यंग ट्रेडर्स का। हम आज इनके जो स्टूडेंट्स हैं इनके प्रोटेस्ट में इनके साथ शामिल हुए हैं। इनके साथ बहुत ही ज़्यादती हुई है, अनफेयर रिजल्ट्स इनको दिए गए हैं। जिस लड़की का ग्रेड ए प्लस था उसको सी ग्रेड दिया गया, ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। और ब्रिटिश काउंसिल से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इनका एहतजाज को रिकॉर्ड करें और इनको इनके मुताबिक रिजल्ट्स दिए जाएँ। बिल्कुल, बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन भी मौजूद। ठीक है, आपने अपडेट किया जहांगीर, आपका शुक्रिया। अब एक अच्छी खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात भेजी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जुलाई में भेजी गई तरसीलात ज़र का डाटा जारी कर दिया। डाटे के मुताबिक जुलाई 2019 के मुकाबले में रवां साल तरसीलात ज़र 36% ज़्यादा हैं, जबकि गुज़श्ता महीने की निस्बत तरसीलात ज़र 12% ज़्यादा हैं। इस पर फैसलाबाद के कारोबारी हज़रात क्या कहते हैं, उनसे भी जानेंगे। एक बार फिर आपको बताएं कि यकीनन ये अच्छी खबर है और पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी। इसी पर बात करेंगे। शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, यकीनन ये अच्छी खबर है, फैसलाबाद के कारोबारी जो हज़रात हैं वो क्या कहते हैं? फॉरेन रेमिटेंस में इजाफा हुआ है और अगर जून की बात की जाए 2020 की तो 12% इंक्रीज़ उसमें है और जुलाई की बात की जाए तो उसमें 36% का इंक्रीज़ है। इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। हुकूमत की जानिब से ट्वीट किए जा रहे हैं कि एक गुड न्यूज़ है हमारी मैशत के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए, कि फ़ॉरेन रेमिटेंस जो है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अगर रिकॉर्ड इजाफा हुआ है तो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हैं, उसके नताइज जो हैं, मुस्बत नताइज नज़र आने चाहिए थे। वो किस में नज़र आने चाहिए थे कि आपका डॉलर तगड़ा होना चाहिए था और एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होने के नतीजे में आपकी फॉरेन रेमिटेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो गंगा है वो उल्टी बह रही है। इस वक्त हमारा डॉलर जो है वो मुसलसल उसमें इंक्रीज़ देखा जा रहा है। फैसलाबाद का एक्सपोर्टर, फैसलाबाद का जो सनतकार है वो इस हवाले से क्या राय रखता है, इस पर बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए काशिफ ज़िया मेरे साथ मौजूद, जो कि साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान हॉज़री मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के। उनसे बात करते हैं। काशिफ, ये बताइएगा कि हमने देखा है कि फॉरेन रेमिटेंस जब भी बढ़ी हैं तो हमने उसके इम्पैक्ट देखे हैं कि आपका डॉलर डिक्रीज हुआ और पाक रुपये तगड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया, ना आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती नजर आई। तो इस पर क्या कहेंगे कि बैरून मुल्क से भेजी गई तरसीलात में रिकॉर्ड इजाफा, लेकिन उसके बावजूद डॉलर भी बढ़ता जा रहा है? देखें, जो हुकूमत की तरफ से अभी ये जारी किए गए हैं अदाद शुमार के, पिछले महीने में 12% का जो बैरूनी तरसीलात हैं, जो फ़ॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान आई, वो 12% में इजाफा हुआ और इस महीने में जो है वो 36% का जुलाई में इजाफा हुआ। और अगर इन चीज़ों को देखे जाए तो एक आम शहरी, आम पाकिस्तानी बड़ा खुश होता है कि हमारे मुल्क में फ़ॉरेन करेंसी जो है वो आ रही है। और इसका जो इम्पैक्ट है इन अदर सेंस ये होना चाहिए कि हमारा जो पाक रुपीज़ है वो तगड़ा होना चाहिए, उसकी वैल्यू जो है वो ऊपर जानी चाहिए एज़ कम्पेयर टू डॉलर्स। जबकि इन रियल सेंस अगर हम देखें तो वो इस तरह नहीं हो रहा। अब गवर्नमेंट ने यह भी दावा किया कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं पिछले महीने में, हमारी बैरूनी तरसीलात जो पाकिस्तान में आई हैं वो भी इजाफा हो गया। और ये दोनों पॉजिटिव इंडिकेटर्स अगर लें तो इसके साथ जो इसके जो पॉजिटिव इंडिकेशंस जो शो होनी चाहिए थी वो पाकिस्तानी करेंसी जो है। शिराज भट्ट, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।
फैसलाबाद ही से आपको बताएं कि बैंकों के बाहर लूटमार करने वाले गिरोह सरगर्म 1 साल के 7 माह के दौरान 57 वारदातें रिपोर्ट हुई, जिसमें शहरी 2 करोड़ 72 लाख रुपए से जायद रकम से हाथ धो बैठी। पुलिस दर्जनों मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। बैंकों के बाहर लूटमार करने वाले गिरोह सरगर्म 1 साल 7 माह के दौरान 57 वारदातें रिपोर्ट हुई, जिसमें शहरी 2 करोड़ 72 लाख रुपए से जायद रकम से हाथ धो बैठे। पुलिस दर्जनों मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। तैयब मकबूल अपडेट करेंगे। फैसलाबाद में शाहराहों और घरों में लूटमार करने वाले डाकुओं के गिरोह तो सरगर्म थे ही, मगर अब बैंक से पैसे निकलने वाले शहरी जो हैं वो भी महफूज नहीं रहे। फैसलाबाद पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान दर्जनों गिरोह सामने आए हैं, जिन्होंने बैंक से पैसे बाहर निकलने वाले शहरियों को न सिर्फ लूटा बल्कि उन पर तशद्दुद भी किया। फैसलाबाद पुलिस की ही रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल और 7 माह के दौरान कुल 2 करोड़ 72 लाख रुपये से जायद मालियत की डकैतियाँ हुई शहरियों से। जब वो ATM से और बैंक से पैसे निकालकर बाहर निकले तो मुसल्लह डाकुओं ने उनसे पैसे भी लूट लिए, उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस की जानिब से मुकदमा तो दर्ज किए गए, मगर अभी तक दर्जनों मुलजमान इनमें जो मुलव्वस हैं गिरफ्तार नहीं किए गए। पुलिस की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सिर्फ 43 चालान अदालतों में भिजवाए जा सके हैं और जो रिकवरी की शरह है वो बहुत कम है। 50% से जायद जो रकम अभी तक रिकवर नहीं की गई। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता साल 2019 के पूरे साल के दौरान पूरे साल में 32 वारदातें हुई थी, मगर जो रवां साल के सिर्फ 7 माह भी हुए हैं और इनमें 25 वारदातें हो चुकी हैं और 1 करोड़ 31 लाख 31 हज़ार रुपये से जायद की रकम छीनी जा चुकी है। पुलिस इन डाकुओं को गिरफ्तार नहीं कर सकी। नामालूम चालान भी अदालतों में दाखिल किए गए हैं। बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं जिनको अदम पता भी करार दिया गया है। इस हवाले से फैसलाबाद पुलिस हुकाम का कहना था कि शहरियों को ये तलकीन की जाती है कि अगर 5 लाख रुपये से जायद की रकम हो तो वो पुलिस की प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो ये मकबूल आपने अपडेट। घुसकर असलहे के जोर पर डकैती करना मामूल बन गया। 8 डाकुओं ने घर से 1.5 लाख रुपए और 3 तोले तलाइज जेवर छीन लिए। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी। आला हुकाम से इंसाफ का मुतालिबा। फरजाना सदीक अपडेट करेंगी। थाना डिचकोट के इलाका में 8 रुकनी डकैत गिरोह सरगर्म हो गया। घरों में घुसकर असले के जोर पर डकैती की वारदात करना मामूल बन गया और एक हफ्ते में औसतन 1 वारदात रिकॉर्ड होने लगी है। डिचकोट के इलाका मानपुरा में 8 मुसल्लह डाकुओं ने घर में घुसकर डकैती की वारदात की। ना सिर्फ मुबैना तौर पर अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि मुबैना तौर पर 1.5 लाख रुपए की नकदी और तलाई जेवरात लेकर भी फरार हो गए। दूसरी जानिब मुतासरा शहरी के मुताबिक पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। साथ साथ ये भी बताते चलें कि एक ही माह में 8 डाकुओं की घर में घुसकर होने वाली ये तीसरी वारदात है। ताहम पुलिस ने अभी तक जो है वो मुलजमान गिरफ्तार नहीं किए हैं। दूसरी जानिब मुतासरा शहरियों ने आला हुक्काम से अपील की है कि न सिर्फ मुकदमे का अंदाज किया जाए बल्कि उनकी दाद रसी करते हुए मुलजमान को भी। फरजाना आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। दिराम से मुतालिक आपको अपडेट करें। जंग समेत तमाम इजला में हुकूमत पंजाब का मुहर्रम उल हराम में अमन के क़याम के लिए वज़रा को फ़ाल करने का फैसला। वज़ारत कानून की जानिब से हुकूमत पंजाब को एडवाइस भिजवा दी गई। सोशल मीडिया समेत दीगर प्लेटफॉर्म से मजहबी इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला। ज़िला इंतजामिया नामजद वज़रा के साथ मिलकर मुहर्रम उल हराम के इंतजामात को हतमी शक्ल देंगे। ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद अपडेट करेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर करने के लिए ज़िलाई सतह पर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसकी ज़िम्मेदारी जो है सूबाई वज़रा को देने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन इसकी जो ज़िम्मेदारी इसका जो फ़ैसला है वो हतमी फ़ैसला वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार करेंगे। इसमें आपको बताता चलूँ कि रवां साल मुहर्रम उल हराम में कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं सूबाई वज़रा को देने का फ़ैसला किया गया है, जिसके अंदर तमाम जितने भी जलूस हैं मजालिस हैं उनमें जो कोरोना के SOPs हैं उन पर मनवन अमल दरामद करवाने के लिए ये फैसला किया गया है कि जो जिम्मेदारियां हैं वो सूबाई वज़रा को दी जाएं। लेकिन इस तमाम जो जिम्मेदारियां देने का फैसला है वो आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जंग से आपने अपडेट किया। फैसलाबाद का रुख करेंगे। फैसलाबाद से रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। रमजान, आप कहिए फैसलाबाद में तैयारियां कैसी हैं? ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुहर्रम उल हराम को मद्देनज़र रखते हुए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। मनसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी है। तहसील सदर के इलाके में तैयारियां कैसी हैं? जुलूस और जो मजालिस हैं उनके इनेकाद के लिए किस किस्म के इंतजाम किए हैं? इस हवाले से हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सदर मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। उमर साहब, ये बताइएगा किस तरह के इंतजाम जो हैं वो मुहर्रम उल हराम के हवाले से किए जा रहे हैं? जो मजालिस हैं, जो जुलूस हैं, रूट्स, पैच वर्क, तजावुज़ात के मसाइल जो हैं इनको किस तरह हल किया जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। हमने जो है इसी के ऊपर जो है एक मीटिंग जो है अपनी कंडक्ट की थी।
उसके अंदर जो भी हमारे यहाँ के इश्यूज़ हैं और जो हमारे यहाँ पे मजालिस होती हैं और जो हमारे यहाँ पे रूट्स होते हैं, उसके जो यहाँ पे मुंतज़मीन है उनसे मीटिंग की, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस थी, हमारे यहाँ पे जो बल्दिया के अदारे हैं उनके CEOs थे, तो उसके ऊपर इसके अलावा जो है हमारे वापडा, सुई गैस, PTCL वगैरह तमाम जो अदारे यहाँ पे मौजूद थे, उनका बेसिक मकसद ये था कि जो हमारे रूट्स होंगे और जो हमारी मजालिस होंगी। आपने अपडेट किया इस हवाले से, शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग का रुख करेंगे। खबर यह है कि चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर मलिक जाहिद और DSP नईम अजीज ने मुहर्रम उल हराम में निकलने वाले जुलूस के रूट का जायजा लिया। ब्यूरो चीफ वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार। टोबा टेक्सिंग में यकम मुहर्रम से लेकर यौम अशूर तक जो मुख्तलिफ मुकामात पर मजालिस और जुलूस होते हैं, इनके इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर मलिक जाहिद और उनके हमरा DSP सिटी नईम अजीज़ संधू ने मुख्तलिफ मुकामात का विज़िट किया है और जुलूस का जो रूट है उसका जायज़ा लिया है। और इस मौका पर मतवली जो मरकज़ी इमाम बारगाह के मतवली और इंतज़ामिया के लोग भी उनके हमरा थे। उनका ये कहना था कि जुलूस के रूट पे ख़ास तौर पे स्ट्रीट लाइट्स का काम मुकम्मल किया जाएगा। जो मैन होल्स हैं जिनके ऊपर ढक्कन नहीं है वो रखवाए जाएंगे। जहाँ जहाँ पैच वर्क होने वाला है वो भी करवाया जाएगा और सिक्योरिटी के लिए ख़ास तौर पे जो CCTV कैमरे नस्ब की। जी आपने अपडेट किया, शुक्रिया। मुहर्रम उल हराम के हवाले से सफाई समेत दीगर इंतजामात जारी हैं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ चनियोट राना आजर नूर से। जी आजर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम की आमद के सिलसिले में चिनोट में बात करेंगे। राना साहब, मुहर्रम आने वाला है तो इस सिलसिले में म्यूनिसिपल कमीशन चिनोट क्या करने जा रही है और क्या प्लान तैयार किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है कि हमने इससे कबल एक उन मुंतज़मीन के साथ एक मीटिंग की है और उनके साथ जॉइंटली हमने शहर का विज़िट किया है। पैच वर्क, ड्रेनेज रिपेयर्स, लाइट रिपेयर्स, वो हमारी तमाम टीमें इस वक्त इलाकों में काम कर रही है। शहर के अंदर पैच वर्क भी हो रहा है, रिपेयर के काम भी हो रहे हैं, उनके साथ हमारी अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही है, डे टू डे मीटिंग चल रही हैं। मेरे अलावा DC साहब भी एक मीटिंग ले चुके हैं। इसके अलावा AC साहबा और DSP और हमारी टीम ने जॉइंटली तमाम रूट्स का विज़िट किया है। जो लूप पॉइंट थे लूज, उनको हम मुकम्मल कर रहे हैं। दरख्तों की कटाई शुरू कर दी है, वो तकरीबन हमारे क्लियर हो चुकी हैं। रूट्स पे पैच वर्क शुरू हो चुका है, वो इंशाल्लाह यकम मुहर्रम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा तमाम रूट्स पे हम स्ट्रीट लाइट प्रॉपर चला रहे हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा लाइट भी हम प्रोवाइड करेंगे। जनरेटर्स भी जहां ज़रूरत होगी वहां इंशाल्लाह उनको प्रोवाइड करेंगे। हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं और यकम मुहर्रम से पहले इंशाल्लाह हम तमाम इंतजाम मुकम्मल करके कंप्लीट कर लेंगे। जी राना ज़रूर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।